हेलो दोस्तों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना डिपॉजिट सिस्टम का, जो कि है कॉन्सेप्ट टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। समझे क्या पढ़ना है? पार्ट 4। कौन भाई पार्ट 4 नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है या टर्म्स बोलते हैं उसको। पार्ट 4 नहीं बोलते ससुरा। हाँ 9.5। कॉन्सेप्ट या टर्म्स किससे जुड़ा हुआ? डिपॉजिट सिस्टम से जुड़े हुए कुछ बातें, ठीक है, जो आती हैं डिपॉजिट सिस्टम में, ठीक है, यानी कि टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। हाँ टर्म, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर? पहला चीज़ है उसमें डीमटेरियलाइजेशन। क्या है? डीमटेरियलाइजेशन। सारा सोचा चैप्टर की शुरुआत से यही पढ़ते आ रहे हैं इसमें कि डीमटेरियलाइजेशन। हाँ कि डीमटेरियलाइजेशन। जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब क्या है? Dematerial- ऑनलाइन फॉर्म में हो गया, डीमटेरियलाइज फॉर्म में हो गया, ससुर मटेरियल है ही नहीं है, बराबर। डीमटेरियल हो गया है, तो डीमटेरियल से ही नाम आया है डीमेट। क्या आया है? डीमेट। हाँ, जो डीमेट अकाउंट को खोला जाता है, ठीक है। तो इज अ प्रोसेस वेयर बाय क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड, बराबर, ठीक है। डिपॉजिट सिस्टम का डीमटेरियलाइजेशन का मतलब ही हो गया कि जहाँ पे क्लाइंट का जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है। क्लाइंट को अपना सर्टिफिकेट जो है सरेंडर करना पड़ेगा। कौन सा सर्टिफिकेट? फिजिकल वाला, कि भैया ले जा, नहीं चाहिए। किस में चाहिए अभी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए, समझा? समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म भर के, क्या भर के? डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, आजकल लाइट बिल जो है बहुत लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, और वो घर घर आके लाइट बिल देने वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया। हाँ। कि भाई लाइट बिल आया, अरे लाइट बिल आया, अरे आए नहीं लाइट बिल, कैसे मालूम पड़ेगा भरना है? ससुरा कैसे भरेंगे, सब ऑनलाइन हो गया, बोलता कैसे भरेंगे, ठीक है। तो अभी कैसा भरना है अपने को? ऑनलाइन। तो मोबाइल में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आपके मोबाइल पे आ जाता है मैसेज कि भाई आपका बिल जनरेट हो गया है, इतना इतना है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, उस वेबसाइट पे जा कर के, जैसे टाटा है, क्या नाम है भैया? रिलायंस है, नहीं रिलायंस नहीं, अडानिया है रे, तो अडानी है, तो अपना मुंबई स्टेट का दिए, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का अकाउंट बनाए, अगर अपना क्या नाम है, नाम से, मोबाइल नंबर से ऐप पे जा कर के, तो उसमें से हम लोग PDF डाउनलोड कर लेते हैं अपना बिल का, देख लेते हैं कि भाई कैसा कैसा वो लोग ने कैलकुलेट किया है, और फिर जाके ऑनलाइन भर दो, बराबर, ठीक है। तो इसलिए इसी तरह हम लोग को शेयर का भी अगर फिजिकल सर्टिफिकेट को डिमेटलाइज करना है अपने को, तो हम लोग को डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एक टर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वन टर्म, क्या? वन टर्म। हाँ, ठीक है। द DP फॉरवर्ड दिस टू द डिपोजिटरी हु इन टर्न फॉरवर्ड इट टू द इश्यूअर। तो डिपोजिटरी DP यानी कि पार्टिसिपेंट, या जिसको आपने Depository दिया है, participant। चाहे बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जिससे आपने डील किया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसको फॉरवर्ड करेगा डिपोजिटरी को, ठीक है। वो इन टर्न फॉरवर्ड टू द इश्यूअर, जो किसको फॉरवर्ड करेगा? इश्यूअर को, कि भाई कंपनी ले लो, तुम ले लो। अभी फिजिकल फॉर्मेट अभी किस में आ गया है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ गया है डॉक्यूमेंट, तो पेपर वाला डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जा ले जा, समझा? कंपनी को दे देगा। आफ्टर कन्फर्मेशन फ्रॉम इश्यूअर, जब इश्यूअर कंफर्म कर लेगा कि हाँ ये हमारा ही है, द डिपोजिटरी विल क्रेडिट द सिक्योरिटीज इनटू डीमेट अकाउंट। उसके बाद डिपोजिट क्या करेगा? उसको क्रेडिट कर देगा सिक्योरिटीज को डीमेट अकाउंट में, इन्वेस्टर के, किसके? इन्वेस्टर की। हाँ, डिपोजिटरी किसकी मदद से? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से, समझा? यानी कि इन्वेस्टर ने जब बोला कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो डिपोजिट पार्टिसिपेंट होता है वो क्या करेगा, तुम्हारा पहले ये फॉर्म भरवाएगा, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म भरो भैया, कि हाँ भाई हमको क्या करना है, सारा चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो वो ले जाएगा, अपना करवा देगा। तो उसके लिए पहले वेरीफाई करेगा इशूअर से, जिस कंपनी का सर्टिफिकेट वाला रहेगा उसे वेरीफाई करेगा, और उनको दे देगा, ले जा भैया सरेंडर, क्या? सरेंडर। ले जा, तेरा सर्टिफिकेट ले जा। और जब कंपनी कंफर्म कर देगी तो तुम्हारी सिक्योरिटीज़ को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रीमटेरियलाइजेशन। क्या है? डीमटेरियलाइजेशन। अगर इन्वेस्टर को लगा कि नहीं, मुझे मेरा जो डीमेट वाला यानी कि डीमटेरियलाइज फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट था वो मुझे फिर से चाहिए, क्या चाहिए? फिर से चाहिए फिजिकल फॉर्म में, किसमें? फिजिकल फॉर्म। हाँ, पेपर के रूप में चाहिए, तो मंगवा सकते हो, मंगवा लो, बिंदास मंगवा लो, समझा? क्या करो टोके, प्रिंट निकाल के। हैं? उसको बोलते हैं रीमेट। क्या बोलते हैं? रीमेट इज द प्रोसेस वेयर बाय क्लाइंट कैन गेट इज इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, बराबर। ऐसा टर्म आ सकता है एग्जाम में,
द क्लाइंट हैज़ टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट, इसके लिए उसको रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। रीमेट रिक्वेस्ट हैं डीमेट करना था तो डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, DRF। रीमेट करना है तो RRF। रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म RRF बराबर, वो DRF ये RRF RRF। बराबर भर के देना पड़ेगा। द DP फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा RRF को, और इशूअर को किसको करेगा, इशूअर से बोलेगा कि भैया उसका सर्टिफिकेट दे दे फिर से, ठीक है। एंड द डिपॉजिटरी दोनों को फॉरवर्ड करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इशूअर को यानी कि कंपनी को, और डिपॉजिटरी यानी कि सिस्टम को बता देगा कि भाई सामने वाले ने यानी कि इन्वेस्टर ने मांगा है। द इशूअर प्रिंट द सर्टिफिकेट एंड सेंड देम टू द क्लाइंट, फिर इशूअर क्या करेगा, सर्टिफिकेट प्रिंट करके क्लाइंट को दे देगा, क्लाइंट यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली कंफर्म द एक्सेप्टेंस, और और कंफर्म करवा लेगा कि मैंने आपको दे दिया, अभी आप जानो आपका काम जाने, हमारे पास मत आना पढ़ के, बराबर। एक्सेप्टेंस ऑफ रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म टू डिपॉजिटरी, द डिपॉजिटरी वाया DP डेप्थ अगर अपडेट कर देगा, क्या कर देगा, तभी क्रिएट किया था अपडेट कर देगा टू द क्लाइंट विद दोस सिक्योरिटीज, ठीक है। चलो अभी थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, फंगिबिलिटी। क्या है, फंगिबिलिटी। अब फंगिबिलिटी मतलब क्या होता है, फंगिबिलिटी का मतलब हो गया इंटरचेंजेबल। क्या है, इंटरचेंजेबल, यानी कि आपका एसेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि पैसे के टर्म में कहा जाए, फाइनेंशियल टर्म के मतलब रूप से कहा जाए तो फंगिबिलिटी का मतलब हो गया कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, यानी कि आपका एसेट जो है पैसे में कन्वर्ट हो जाए, पैसा एसेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सम फाइनेंशियल एसेट आर फंगिबल, क्योंकि जैसे कुछ एसेट होते हैं जो फंगिबल होते हैं, है ना, बेच दिया पैसा मिल गया, फिर से चाहिए तो पैसा दे दिया फिर से ले लिया, ठीक है। वाइल सम आर नॉट फंगिबल, कुछ फंगिबल होते हैं, कुछ फंगिबल नहीं होते। जैसे कि अगर आपको शेयर आपका बेचना है, शेयर आपका बेचना है तो सिक्योरिटी है, आपने बेच दिया, कैश ले लिया है, आपको फिर से शेयर चाहिए तो कैश दे दिया, सिक्योरिटी ले लिया, तो हो गया ना फंगिबिलिटी। अगर सच में इसी को बोलते हैं फंगिबिलिटी सिस्टम, ठीक है। तो फाइनेंशियल टर्म में फंगिबिलिटी किसको कहा जाता है, फंगिबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल, ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है, यानी कि समझो अपना शेयर खरीदना है या बेचना कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ फाइनेंशियल एसेट ऐसे होते हैं, क्योंकि देखो आपका सिक्योरिटी भी एसेट ही है आपके लिए, है ना, तो ऐसे होते हैं जो फंगिएबल होते हैं। क्या होते हैं, फंगिएबल, हाँ, और कुछ होते हैं जो फंगिएबल नहीं होते हैं। जैसे कि हो गया लैंड इज़ नॉट फंगिएबल, बराबर है, जमीन तो फंगिएबल नहीं है ना, क्योंकि एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड एज यूनिक क्वालिटी, सबका अपना अपना क्वालिटी होता है भाई, कोई उपजाऊ है, कोई कम उपजाऊ, कोई क्या है, कोई कैसा है, ठीक है। विच ऐड टू इट रिड्यूस इट वैल्यू, जिसकी वजह से कभी कभी किसकी वैल्यू तो रिड्यूस होती है, किसी की बढ़ी रहती है। हाँ, अगर कोई अच्छे स्पॉट प्लेस पे तो उसकी अच्छी खासी वैल्यू होती है, कोई अच्छे स्पॉट पे नहीं है तो उसकी वैल्यू होती नहीं है, डाउन हो जाती है, बराबर, कम रहती है। तो लैंड जो है फंगिएबल नहीं है। क्या है, फंगिएबल नहीं, हाँ, क्योंकि एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज़ इट यूनिक क्वालिटी, सबका अपना अपना क्वालिटी होता है। विच ऐड टू इट, ऐड टू और रिड्यूस, ये तो ऐड होगा या तो रिड्यूस होगी। लेकिन करेंसी जो है नोटवा रे नोटवा, ये क्या है, फंगिएबल है। क्या है, फंगिएबल, क्यों, कन्वर्ट होता है ससुरा, क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अभी जैसे तुम विदेशी मुद्रा कमा के आओगे तो यहाँ विदेशी मुद्रा चलेगी ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको देश की मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो गया ना कन्वर्ट, बराबर। जमीन थोड़ी कन्वर्ट होगी, बराबर कि नहीं। तो एज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू करेंसी नोट ऑफ द सेम वैल्यू, है ना, तो करेंसी नोट क्या है, फंगिएबल है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू करेंसी, दो करेंसी नोट के बीच में कोई फ़र्क नहीं होता है। ऑफ द, अगर सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू है, तो अगर सेम वैल्यू नहीं है तो चेंज होगा, है, सेम वैल्यू है तो चेंज ही नहीं होगा। 10 रुपये तो 10 रुपये रहेगा ना भाई, चाहे जहाँ भी रहो, इंडिया के किसी भी कोने में चला जाए 10 रुपये नोट लेके तो 10 रुपये तो वैल्यू रहेगी, बराबर। ये फंगिएबल है। क्या है, फंगिएबल, हाँ, आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉन फंगिएबल मतलब यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, एक ही जगह एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर। उसी तरह सिमिलरली सिक्योरिटीज इशूड बाय सेम कंपनी ऑफ द सेम क्लास हैव द सेम वैल्यू, बराबर। जो शेयर आपने लिया है, सिक्योरिटी यानी कि शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, जो भी है, अगर उसको किसी एक कंपनी ने इशू किया है, किसने, एक कंपनी ने, और किसी एक क्लास का है, किसी एक क्लास का जैसे इक्विटी है, तो उसकी वैल्यू जो रहेगी वही वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना, नो मैटर हु ओन्स देम, चाहे कोई भी ले ले। जैसे आपने 10 रुपये का कंपनी का शेयर था जिसकी आज मार्केट वैल्यू 25 रुपये चल रही है, ठीक है, आपने 25 रुपये में उसको बेच दिया,
तो आज के टाइम पे अगर 25 रुपया है तो आपने बेचा है तो 25 रुपये का आपको मिला, तो सामने वाले के लिए भी तो 25 रुपये वैल्यू हुआ। इतने कि सामने वाले कम या ज़्यादा हो जाएगा, उसको भी 25 रुपये का वैल्यू मिलेगा, समझा। इसलिए बोलते हैं फंगीबल, क्या बोलते हैं, फंगीबल। द सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर फंगीबल। इसलिए कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी डीमेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड किया गया है, यानी कि जो शेयर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, वो पूरा फंगीबल है। क्या है, फंगीबल। हाँ, यानी कि इंटरचेंजेबल है, लेकिन कोई डिस्टिंग्विश इसमें नहीं है। हाँ, आप एक से दूसरे आदमी को चेंज कर सकते हो, मतलब आपने बेचा, किसी और ने खरीदा, लेकिन किसी और ने खरीद लिया तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो जाती है, उतनी की उतनी ही रहती है जितना कंपनी का चल रहा होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये इंटरचेंजेबल तो है, सस्टेनेबल भी है, लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं है। एक दूसरे के बाद जाने के बाद अलग अलग नहीं हो जाता है। खाली क्या होता है, सिक्योरिटीज़ बियर नो नोटेबल फीचर। सिक्योरिटीज़ में कोई नोटेबल फीचर नहीं होता, जैसे डिस्टिंक्टिव नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर, ये सब नहीं होता है ना। वो तो शेयर का नाम है ना, कि भाई कितना शेयर है, 10 शेयर है, 15 शेयर है, 50 शेयर है, तो उसका नंबर अलग होता है। उसके साथ सर्टिफिकेट का नंबर अलग अलग होता है, फोलियो नंबर अलग होता है, लेकिन शेयर जो है कंपनी का वो तो वही रहेगा। शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो सबके लिए 10 रुपये है ना, समझे। फंगीबल नॉन फंगीबल, फंगीबल यानी कि जो चेंजेबल है, ठीक है, आप इससे इसी को ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, लेकिन वैल्यू उसकी वही रहेगी। और नॉन फंगीबल यानी कि जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका एरिया के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होता है, कहीं कहाँ है तो कहीं कहाँ है। अब जैसे ज़मीन है, ज़मीन अगर मुंबई में तो उसकी वैल्यू अलग है, गाँव में तो अलग वैल्यू है। मुंबई वाला गाँव में जाके वैल्यू ले ज़मीन लेगा तो उसको मुंबई के वैल्यू का ज़मीन थोड़ी मिलेगा, उसे गाँव की वैल्यू के हिसाब से ज़मीन मिलेगा, बराबर ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर मुंबई का आदमी शेयर खरीद रहा है और गांव का आदमी शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वैल्यू तो वही रहेगी, समझे। तो फंगीबल यानी कि इंटरचेंजेबल है, नॉन फंगीबल इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्या हो गया कि नॉन फंगीबल में क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती है, क्या होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन फंगीबल में वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलो अब चौथा टॉपिक पे आते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं ISIN नंबर। अब ये वो चीज़ आ गया जो हमने कहा ना कि आप डिपॉजिटरी में अपना खुद का अकाउंट बनाओ, डीमेट अकाउंट बनाओ, आपका यूनिक आईडी होगा। ये है वो यूनिक आईडी का फुल फॉर्म, क्या है, यूनिक आईडी का फुल फॉर्म। हाँ, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ये जो यूनिक नंबर होगा आपका पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलेगा, ठीक है। आप इस नंबर से ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, ठीक है। अगर सच में इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ISIN, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, पहला है इट इज़ अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सिक्योरिटी इश्यू। ये ऐसा कोड है ताकि इस कोड को सबका अपना अलग अलग कोड होता है, कोड डालने के बाद पता चल जाएगा उसका स्पेसिफिक सिक्योरिटी कितना है, किसी कितनी क्या सिक्योरिटी कितना क्या है, बराबर। दूसरा ISIN इज एनी कंट्री इन एनी कंट्री आर अलॉटेड बाय दैट कंट्री। जिस कंट्री का होगा वो कंट्री ने इसको अलॉट किया है, ठीक है। जैसा जापान है तो जापान कंट्री, इंडिया है तो इंडिया कंट्री, ठीक है। और उसको इशू करने वाली कौन होती है, उसी कंट्री जिसको बोलते हैं NNA, यानी कि नेशनल नंबरिंग एजेंसी, नेशनल नंबरिंग एजेंसी, ठीक है। वो कंट्री देती है, हाँ, जिस कंट्री के आप हो उस कंट्री यही आपको वो नंबर देगी। ISIN इज एन स्टैंडर्ड नंबरिंग, क्या है, स्टैंडर्ड नंबर, हाँ, सिस्टम जो है विच इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड, जिसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है ये। इसको स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड जो होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उससे भी इसको मान्यता दी है, बराबर। चौथे में आते हैं द इंटरनेशनल, देखो आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO करंटली डिफाइंस ISIN स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे आपका ISIN नंबर कैसा होगा उस नंबर को डिफाइन करने का काम दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO को दिया गया है। ISO डिसाइड करती है कि किस कंट्री का कैसा नंबर होगा, किस कंट्री का कैसा नंबर होगा, हाँ, यूनिक नंबर कैसा होगा, ठीक है। पांचवा है इन इंडिया इशूइंग ISIN टू सिक्योरिटीज इज असाइंड बाय SEBI टू NSDL फॉर डिमेटेड शेयर। SEBI वर्क एज NNA इज इन इंडिया, यानी कि जैसे हमने ऊपर सेकेंड वाले में पढ़ा कि किसी भी कंट्री के जो बंदे ने जिसने शेयर लिया है या फिर अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहता है उसका खुद का अपना ISIN नंबर होता है,
तो वो नंबर कौन देता है उसको, वो कंट्री वाला ही देता है, बराबर, उसी की एजेंसी होती है वो देता है। तो हमारे कंट्री में ये एजेंसी किसको दिया गया है, मतलब इसका अधिकार किसको सौंपा गया है, सेबी को, किसको, सेबी को सौंपा गया है, ठीक है। इंडिया में ISIN नंबर सिक्योरिटीज़ का असाइन किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है, टू NSDL, टू यानी कि नेशनल लेवल पे, ठीक है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज़, बराबर, फॉर डिमिटेड शेयर, जितने भी शेयर डिमिटेड होते हैं उनके लिए इसका सेबी वर्क करती है। यानी कि सेबी क्या कर रही है, NNA के रूप में काम कर रही है इंडिया में। ये एजेंसी नेशनल नंबरिंग एजेंसी का काम करती है सेबी इंडिया में, बराबर। छठवा है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो अलॉटमेंट ऑफ ISIN इज डन बाय RBI, ठीक है। अगर कंपनी का ले रहे हो आप, किसका ले रहे हो, कंपनीज का ले रहे हो, कंपनी का शेयर वगैरह ले रहे हो, तो उसका अगर आपको ISIN नंबर चाहिए तो कौन देगा आपको, सेबी देगा, कौन देगा, सेबी देगा, बराबर। और अगर आप किसी मतलब गवर्नमेंट का ले रहे हो, गवर्नमेंट कंपनीज का ले रहे हो, तो उसका कौन देगा आपको, RBI देगा ISIN नंबर, ठीक है। लास्ट है 7th है ISIN कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। अब वो नंबर कितना होता है इंडिया के रूप में ये भी बता दिया गया है। इंडिया में, इंडिया का पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये 12 डिजिट का नंबर होता है जो यूनिकली हर जगह सेम है, क्या है, सेम है, हाँ, मतलब 12 नंबर का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ISIN नंबर कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट, 12 डिजिट होते हैं जो अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, दोनों का मिला के कोड बनता है, ठीक है। जिस नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है। वो 3 पार्ट क्या है, पहला पार्ट होता है कंट्री का कोड, क्या होता है, कंट्री कोड, हाँ, कंट्री कोड होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो जो कंपनी रहती है उसका अपना खुद का कोड होता है, ठीक है, ऐसा रहेगा। और जो तीसरा कोड है मतलब थर्ड टाइप जो है, हाँ, वो क्या होगा, आप जो बंदा रहेगा उसका खुद का अपना एक नंबर, ऐसा करके मिला करके 3 डिजिट 12 डिजिट का नंबर बनाया जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 4 जा 12, मतलब 4 नंबर का एक ये है कोड, बराबर। लास्ट है द कंपनी हैज़ टू अप्लाई फॉर ISIN फॉर इट्स सिक्योरिटी विद डॉक्यूमेंट लाइक प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी जब भी अप्लाई करेगी ISIN नंबर के लिए, क्योंकि कंपनी को करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी को शेयर इशू करना है, तो जितने शेयर होल्डर लोग रहेंगे, जितना उसने शेयर इशू किया है उसके हिसाब से कितने लोग खरीदने वाले शेयर, जितने लोग खरीदने वाले उसके हिसाब से उसका अपना खुद का ISIN नंबर होना चाहिए। कंपनी का खुद का भी होना चाहिए ISIN नंबर। जब कंपनी का खुद का होगा फिर इंडिया का कोड डाल देगी, फिर जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर लेंगे, उनका जो लोग डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे उनका नंबर होगा, तब जाके तीनों के मिला के 12 नंबर बनेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर लोग को मिलना चाहिए ना 12 नंबर, इन्वेस्टर लोग को मिलेगा 12 नंबर, वो कंपनी बना के देगी फिर, लेकिन पहले उसको अपना खुद का नंबर निकालना पड़ता है, बराबर। उसको खुद को अप्लाई करना पड़ता है ISIN नंबर के लिए फॉर सिक्योरिटी विद डॉक्यूमेंट के साथ में, लाइक जैसे कि प्रोस्पेक्टस जमा कर दिया, प्रोस्पेक्टस के रूप में, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ दिया है वो ISIN नंबर कैसे बनता है, ठीक है। देखो पहला क्या लिखा है, 12 कैरेक्टर का नंबर है, तो पहले देख लिया, अल्फ़ा न्यूमेरिक में होता है नंबर, राइट, हाँ, ये ID नंबर है। इसके 3 हिस्से बताए गए थे आपको ऊपर, राइट। वो 3 हिस्से में क्या है, पहला प्रीफिक्स, दूसरा बेसिक नंबर, तीसरा चेक डिजिट, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है जिसमें कंट्री कोड लिखा जाता है, ठीक है। जो कोड कौन देता है, ISO, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वो देती है कोड। तो इंडिया का कोड उसने दिया है IN, क्या दिया है, तो पहला 2 नंबर इंडिया का आ जाएगा IN करके, ठीक है, 2 डिजिट। फिर बेसिक नंबर जो होता है वो 9 नंबर होते हैं, कितने होते हैं, 9 नंबर, ठीक है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट में होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट में होते हैं, ठीक है। और लास्ट है कितना, 9 10 11, तो लास्ट हो गया 12वां, तो 12वां नंबर चेक डिजिट, क्या है, चेक डिजिट का मतलब होता है वो नंबर देना जो नंबर किसी को अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। अब पूरा 9 10 11 नंबर डाल देंगे, 11 नंबर डालने के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, मतलब 1 2 3 4 नंबर के हिसाब से, ठीक है, वो डाल दिया जाएगा, आएगा सच में, वो दे दिया जाएगा। वैलिड उसमें वैलिडिटी चेक की जाती है, ठीक है। जब 12वां नंबर डालते हैं ना तो वैलिडिटी चेक कर रहे थे, जैसे आप लोग जब वो बनाते हो अपना याहू मेल जीमेल बनाते हो, तो आपका नंबर जो डाल देते हो, तो डालने के बाद वो दिखाता है ना कि भाई ये वैलिड नहीं है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसमें आपको ऑप्शन आता है कि भाई कौन सा वैलिड रहेगा, तो उस पर जब क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन दिखाता है कि भाई इसमें से कोई भी चूज़ कर लो, है ना, वैसा, ठीक है। उसको बोलते हैं चेक डिजिट, क्या बोलते हैं। अब अगर क्या लिखा देखो, फर्स्ट 2 कैरेक्टर हो गया कंट्री कोड IN हो गया,
और जो थर्ड कैरेक्टर होता है क्या होता है? थर्ड करेक्टर। अब हम लोग को क्या बोला 9 कैरेक्टर ना, सेकंड क्या है बेसिक नंबर, बेसिक नंबर में 9 नंबर आते हैं ना, वो 9 नंबर क्या क्या होंगे देखो, तो उसमें से तीसरा कैरेक्टर होगा कि कौन इशूअर है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ए आएगा, यूनियन टेरिटरी है तो डी आएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है तो बी आएगा, कंपनी है स्टेटरी कंपनी है कॉर्पोरेशन है तो ई आएगा, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन है तो सी आएगा, म्यूचुअल फंड है तो एफ आएगा। हाँ, इनमें से जिसने भी इशू किया होगा उसको उन लोग का अल्फाबेट आ जाएगा, तीसरा अल्फाबेट ये हो गया। हाँ, और चौथे से सातवां कैरेक्टर 4 से 7 यानी कि चौथा डिजिट आगे का 4 डिजिट होता है वो क्या होगा, रिप्रेजेंट कंपनी की आइडेंटिटी क्या होगी, कंपनी आइडेंटिटी। हाँ, ऑफ विच जिसमें से 3 कैरेक्टर जो होगा नंबर का होगा और चौथा अल्फ़ाबेट का होगा, ठीक है, पहला 3 जो होगा नंबर का और चौथा वाला नंबर अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, क्लियर। इस 7 डिजिट हो गया, उसका जो 8वां 9वां नंबर हो गया कैरेक्टर वो क्या करेगा, सिक्योरिटी टाइप गिवन इशू न्यूमरिक एंड न्यूमरिक टाइप ऑफ गिवन इशू, टाइप ऑफ गिवन यानी कि सिक्योरिटी टाइप वाला नंबर होगा, कौन सा, सिक्योरिटी। हाँ, ताकि वो यूनिक, तभी तो यूनिक बनेगा, ठीक है, हर एक आदमी का यूनिक बनेगा। तो गिवन इशू एंड आर न्यूमरिक नंबर भी होते हैं इसमें, क्या होते हैं नंबर। हाँ, सम कोड आर गिवन, जैसे आपको कोड दिया जाएगा, देखिए सिक्योरिटी कोड का, सिक्योरिटी कोड का। तो 8वां 9वां नंबर जो था बोला ना कि 8वां नंबर 9वां नंबर सिक्योरिटी वाला है, तो उसमें तो देखो अगर इक्विटी शेयर लियो हो तो आपका 1 नंबर आएगा, 1। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर लियो हो तो 2 नंबर आएगा, डिबेंचर लियो हो तो 3 नंबर आएगा, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लियो हो तो 12 नंबर आएगा, ठीक है। नहीं। अरे सॉरी इक्विटी शेयर हो तो 1 आएगा, पोस्ट सेविंग स्कीम वाला है तो 2 आएगा, प्रेफरेंस शेयर हो तो 3 आएगा, डिबेंचर है तो 12 आएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो 14 आएगा, ठीक है, ये नंबर डाले जाते हैं ऐसा में 8वें 9वें में, किसमें 8 9 में। हाँ, सिक्योरिटी वाला जो बोला ना वही है, मतलब आपने कौन सी सिक्योरिटी ली है, सिक्योरिटी नंबर बोलेगा तो आपने कौन सा सिक्योरिटी लिया है उसका नंबर आ गया। अब 10वां जो 11वां होता है वो, हाँ 10वां 11वां वो क्या है, सीरियली इश्यूड फॉर ई सिक्योरिटी, सीरियल नंबर क्या, सीरियल नंबर। हाँ, जैसे इक्विटी शेयर का 1 है, ये तो 1 हो गया, ठीक है, तो इसका सीरियल नंबर क्या दिया जाएगा, सेविंग का सीरियल नंबर क्या होगा, प्रीफरेंस का सीरियल नंबर क्या होगा, वो आएगा, ठीक है, 10वां 11वां। लास्ट उसके बाद लास्ट डिजिट डबल ऐड डबल चेक डिजिट, डबल ऐड डबल चेक। यानी कि वो लास्ट नंबर चेकआउट किया जाएगा कि कौन सा इसमें लायबल है, ठीक है, जो लायबल होगा उसको रखा जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो आपको पूरा 12 नंबर लिख के दे दिया है ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला नंबर क्या बोला था कि 2 नंबर कंट्री कोड आएगा, है ना, फिर तीसरा क्या आएगा बताया गया था कि भाई आपने किसका लिया है, थर्ड कैरेक्टर क्या है किसका लिया है ना, इंडिकेट द इशूअर, कौन इशूअर है, जैसे बताया ना सेंट्रल गवर्नमेंट थी या यूनियन टेरिटरी है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से ABCD आएगा, राइट। ई वाला क्या था अपना कंपनी स्टेटरी या कॉर्पोरेशन वाला, है ना, वो हो गया। और उसके बाद ये तीसरा नंबर, फिर जो बोला था ना कि 4 से लेकर 7 कैरेक्टर, 4 से 4 5 6 7, हाँ, ये 4 क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ कंपनी, हर कंपनी का एक अपना आइडेंटिटी नंबर होता है, वो आइडेंटिटी नंबर जो है 4 डिजिट का होता है, इसमें 3 जो है नंबर और एक होगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे 001 1, जैसे जियो अगर 1 नंबर कंपनी पे है तो उसका 001 आ गया, अल्फ़ाबेट A आ गया, है, कोई 2 पे है तो 2 आ गया, A आ गया, A1 की कंपनी है, हाँ, ऐसा आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। तो ये 4 नंबर हो गए, बराबर। उसके बाद अगर आपने इक्विटी शेयर लिया है या जैसे बोला ना पोस्ट सेविंग स्कीम का लिया है, प्रेफरेंस का लिया है, तो उसके हिसाब से 1 2 3 12 14 दिया है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। इक्विटी शेयर है तो 1 नंबर यहाँ पे लिख दिया है, बराबर। फिर सीरियल नंबर के हिसाब से वो लोगों ने 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर चेक डिजिट के हिसाब से 8 नंबर वैलिड हो गया है, ऐसा ऐसा करके 12 नंबर का डिजिट बना है, ठीक है। काउंट किया, पूरा 12 नंबर है, ऐसा समझ में, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिपॉजिटरीज इन इंडिया। अब इंडिया में डिपॉजिटरीज कौन कौन है, तो भाई इंडिया में ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया में ये कब आया था, 1996। हाँ, ये पहले बताई देगा, राइट, ठीक है, 1996 में आया था। डिपॉजिटरी एक्ट इंडिया में 1996 में पास किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटरी इन इंडिया तभी हुई थी, राइट। तो उस टाइम पे इंडिया के 2 डिपॉजिटरी बनाए गए थे, कितने, 2 डिपॉजिट, एक था NSDL, एक है CDSL। अब दोनों के बारे में जानते हैं क्या है, उस वक्त तो खाली बता दिया था कि फुल फॉर्म क्या है, और NSDL CDSL बता दिया था क्या था। अब यहाँ देखेंगे है क्या वो, तो देखो क्या लिखा है, NSDL है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड,
बराबर। हाँ, यानी कि ये देखती है डिपॉजिट सिस्टम को। अब इसका काम क्या है देखो, पहला, इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। पहला और लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा डिपॉजिट सिस्टम इंडिया का यही है, पहला भी और सबसे बड़ा भी है, जो कि नवंबर 1996 में बनाया गया था। दूसरा, इसको कौन कौन प्रमोट किए हैं? IDBI ने प्रमोट किया है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया है, NSE ने प्रमोट किया है, तब जाके ये बना है, बराबर। इन सब का समावेश है, तीनों का मतलब कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। हाँ। नेक्स्ट क्या बोला है इसके बारे में कि NSDL इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या है? पब्लिक लिमिटेड, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है, तभी तो डील करेगी ना डिपॉजिट सिस्टम में। समझा कि नहीं भाई? NSDL प्रोवाइड वेरियस सर्विस, अब ये अलग अलग सर्विस देती है इन्वेस्टर को, एंड अदर प्लेयर इन द कैपिटल मार्केट, और जो दूसरे प्लेयर है मतलब और जो कैपिटल मार्केट में खेलना चाहते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, इशूअर, क्लियरिंग मेंबर, मतलब इन्वेस्टर के अलावा इन लोग को भी सर्विस प्रोवाइड करती है, बराबर। छठवा है, इट रेंडर सर्विस लाइक। अब क्या क्या सर्विस देती है देखो, ध्यान देना यहाँ पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपको, ठीक है, कि क्या क्या सर्विस देती है, इसकी वजह से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। तो पहला है इसका अकाउंट मेंटेनेंस करना। क्या करना? सबके अकाउंट को मेंटेन करना। दूसरा है मटेरियल को डीमटेरियल में कर देना, या डीमटेरियल को मटेरियलाइज कर देना, है ना। पहले डीमटेरियल कर देना मटेरियल को, और रीमटेरियल कर देना, यानी कि फिजिकल फॉर्मेट में लेके आ जाना, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और ये फिजिकल फॉर्मेट। फिर ट्रेड का सेटलमेंट करना, तीसरी बात सेटलमेंट का, अगर अपने खरीदारी बेचारी की बेचना खरीदना किया है उसका सेटलमेंट करना थ्रू मार्केट ट्रांसफर। किसके थ्रू? मार्केट ट्रांसफर। हाँ, एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर, चाहे वो थ्रू मार्केट ट्रांसफर हो चाहे वो ऑफ मार्केट ट्रांसफर हो, ठीक है। थ्रू यानी कि मार्केट के हिसाब से जो चल रहा है वो, ऑफ यानी कि जो मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है, वैसा, यानी कि फेस वैल्यू पे। किस पे? फेस वैल्यू। नेक्स्ट काम है उसका नॉमिनेशन का। क्या काम है? नॉमिनेशन। हाँ, नॉमिनेशन देना, कि भाई कोई कोई होता है ना कि पहले नॉमिनेशन बाद में देते हैं, पहले नहीं देते हैं, तो बाद में भी देने का काम, तो इसको देखना, ये सब। ट्रांसमिशन करना। क्या करना? ट्रांसमिशन। हाँ, ट्रांसमिशन पता है ना, ट्रांसफर अलग होता है, ट्रांसमिशन अलग होता है। ट्रांसफर तो आप ट्रांसफर तो आप कर रहे हो, कि आपको पता है किस बंदे को ट्रांसफर करना है। ट्रांसमिशन में क्या होता है, सामने वाला बंदे के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जिसका शेयर है वो उसका शायद या तो डेथ हुआ या तो इंसॉल्वेंसी हो गया, तो सरकार या तो कंपनी जो इसके शेयर को किसी न किसी को देती है, ठीक है, अपने हिसाब से, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन, ठीक है, नॉन कैश बिना कैश का जो कॉर्पोरेट एक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना, ठीक है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसे जो बिना कैश के हो रही हैं, जैसे शेयर का लेन देन करना, ठीक है, डिबेंचर का लेन देन करना बिना पैसे का। फिर डिविडेंड का क्या हुआ है, लेन देन कैसा हुआ है, किसी को कितना मिला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ फ्रीजिंग एंड लॉकिंग द इन्वेस्टर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसका? डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उसको देखभाल करना। फिर फैसिलिटी देना इन्वेस्टर लोगों को कि वो लोग अपना अकाउंट को, अपने लॉकर को फ्रीज करें या लॉक कर दें, ठीक है, इन्वेस्टर के अकाउंट को, मतलब इन्वेस्टर अपने अकाउंट को लॉक कर दे या फ्रीज कर दे, ताकि कोई उसको देख ना पाए, हाँ, जो डॉक्यूमेंट रखा है कोई देख ना पाए। फिर इन्वेस्टर ग्रीवेंस, अगर किसी इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको भी सॉर्ट आउट करवाना, ठीक है। ये सारा काम, ये सारा सर्विस कौन देती है? NSDL देती है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, CDSL। अब CDSL क्या करती है? ये क्या है? द सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, राइट। वो नेशनल था, ये सेंट्रल है, ठीक है। ये कब बनाया गया था? उसके बाद में बनाया गया था, फरवरी 1999 में बनाया गया था, ठीक है। इट वॉज प्रमोटेड बाय बॉम्बे, इसको किसने बनाया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है, क्योंकि NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके हिसाब से NSDL बनाया गया। अब बॉम्बे का अलग से चलता है भाई, बॉम्बे भी अपना, बॉम्बे तो अलग से भाई पहले से ही था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसने अपना अलग से बनवाया CDSL। क्या बनवाया? CDSL, हाँ, ठीक है, जिसको क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी देखती है और सेवरल बैंक भी है, दोनों मिला के चला रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो चला ही रही है, साथ में कुछ और बैंकें भी हैं और जो मिल के चला रहे हैं CDSL को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, क्या है? हेडक्वार्टर, हाँ, ठीक है। जिस तरह उसका क्या नाम है, NSDL का हेडक्वार्टर, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, उसका भी मुंबई में, दोनों का मुंबई में है, ठीक है। CDSL इज ए वाइड डीपी नेटवर्क, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नेटवर्क बहुत है CDSL में, क्योंकि बम्बई का है ना भाई, बहुत चलता है। एंड ऑफर डीमेट सर्विस सबको देती है, जैसे NSDL देती है उसी तरह पूरे कंट्री में, पूरे क्रॉस द कंट्री, है ना, पूरे कंट्री में, राइट। तो बोथ दिस इंस्टीट्यूशन दोनों ही क्या करते हैं, अपना प्रॉपर रोल प्ले कर रहे हैं, और दोनों ने मिलकर डिपॉजिट सिस्टम को सक्सेस बनाया है इंडिया में,
ठीक है, है समझ में। तो ये था हमारा डिपॉजिट सिस्टम इन इंडिया का चैप्टर, राइट। दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंस वाले, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइकली टू कम इन द एग्जाम्स, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियोस, और जो भी डाउट्स हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, वो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी हम लेके आएंगे आपके लिए, जो जो इंपॉर्टेंस होगा, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में लाइकली टू आने वाले, वो हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ, थैंक यू, जय हिंद।